बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम किरचॉफ रूल्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किरचॉफ रूल्स से रिलेटेड आपको दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सिलेबस में दिए गए हैं और एक एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अभी हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.8 है। तो इसमें हमसे पूछा गया है, फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको दो बैटरीज दी गई हैं और रेजिस्टेंसेस सर्किट में दी गई हैं। आपने हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट भी मालूम करना है और हर रेजिस्टेंस पर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो भी मालूम करनी है, और इसके लिए हम किरचॉफ सेकंड रूल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट में मौजूद बैटरीज और रेजिस्टेंसेस को नाम दे देते हैं। हमारा ये जो पहला रजिस्टर है इसको हम R1 कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास R2 है। ये एक रजिस्टर है जो 2 ओम का है। ये दो लूप्स हैं आपके पास, ये दो लूप्स हैं, इनमें कॉमन है। इसको R3 का नाम दें, R4, R5, R6। तो इनकी वैल्यूज़ साथ में गिवन है, ये भी आपने माइंड में रखनी है। और दो बैटरीज जो हैं इनमें पहले वाली बैटरी ये 6 वोल्ट की है और दूसरी 10 वोल्ट की है। तो इसको आप E1 कह लें और इसको E2 कह लें, जो हम अभी जब डाटा को लिखेंगे तो उसमें हम इसको मेंशन कर लेंगे। अब किरचॉफ रूल्स में जब आप चलेंगे तो आपने सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने हैं वो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अगला स्टेप ये है कि आपने करंट को कोई डायरेक्शन खुद से देनी है। यानी एक सपोज कर लेना है कि करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, यानी यूँ क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं करंट को या एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक रूल याद रखना है कि अगर आपने एक लूप में, ये एक लूप है और ये दूसरी लूप है, एक लूप में अगर आप करंट क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दूसरे में भी आपने क्लॉकवाइज ही लेना है, और अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट को लेते हैं तो इस लूप में भी आपको अब एंटी क्लॉकवाइज ही करंट को सपोज करना पड़ेगा। तो हम बहरहाल क्लॉकवाइज सपोज कर लेते हैं कि दोनों लूप्स में क्लॉकवाइज करंट फ़्लो कर रहा है। एंड पे करंट की क्या डायरेक्शन आती है और किस तरह फ़्लो कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। अगर हमने ये करंट की डायरेक्शन सही सपोज की है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर हमने ऑपोजिट में सपोज कर लिया है तो हमारे पास करंट के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमें मालूम हो जाएगा कि डायरेक्शन हमने जो सपोज किया है उसके ऑपोजिट में है करंट। तो अब हम ये कहते हैं कि जो पहली लूप है उसमें करंट I1 फ़्लो करता है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और जो दूसरी लूप है उसमें I2 करंट फ़्लो करता है। अब गिवन डाटा में हमारे पास दो बैटरीज हैं। पहली बोर्ड बैटरी है E1, उसकी EMF है, और दूसरी की E2 है। तो जो E1 है उसकी 6 वोल्ट है वोल्टेज या EMF, और दूसरी जो E2 है उसकी 10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, ये 1 ओम की हैं दोनों। R3 जो है ये 2 ओम की है। R4 और R5 ये 1 ओम ईच हैं, दोनों की 1 ओम रेजिस्टेंस है, जबकि R6 2 ओम की हमें गिवन है। तो अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि इस लूप के लिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखते हैं डिटरमिन क्या करना है। डिटरमिन हमने करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। R1 से कितना गुजर रहा है, R2 से कितना गुजर रहा है, R3, R4, R5, R6, इन सब में से कितना कितना करंट पास कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट
करना है। और दूसरा, ये कितनी पावर को डिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर कितनी हो रही है, यहाँ पर हर रजिस्टर पर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशंस में आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये सपोज़ कर लिया कि पहली लूप में करंट I1 है और दूसरी में I2 है। इसको आप लूप 1 कहते हैं और इसको आप लूप 2 कहते हैं। अब हम सबसे पहले लूप 1 पर किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। इसको आप KVR या KVL भी लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या KVR मीन्स किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो यहाँ पर देखें, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि बैटरी से स्टार्ट ले लेते हैं। हम यहाँ पर बैटरी से स्टार्ट लेते हैं। अब करंट यूँ फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बैटरी के जो EMF है ये E1 है। अब ये इसके साथ पॉजिटिव साइन आना है या नेगेटिव साइन आना है, ये नेक्स्ट रूल आपने जहन में रखना है कि अगर तो बैटरी के हिसाब से करंट ठीक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो इसकी EMF आप पॉजिटिव लेंगे, यानी करंट को बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, और हमारी सपोज्ड डायरेक्शन भी यही है। I1 ऐसे ही हमने कहा कि फ़्लो कर रहा है, तो अब बैटरी के हिसाब से ये करंट ठीक फ़्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसकी वोल्टेज EMF को आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे करंट ज़ाया होता है, करंट की जो आपने ये बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड किया वो ज़ाया होती है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमेशा नेगेटिव ही ली जाएगी। अब देखें, ये I1 यहाँ से आपके पास E1 पॉजिटिव आया, आगे जब करंट गुज़रा तो ये R1 से जब गुज़रा तो एनर्जी ज़ाया होगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I1 R1 है, तो माइनस I1 R1 लेंगे। तो किरचॉफ सेकंड रूल यही कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज़ ज़ीरो, तो E1 माइनस I1 R1। अब हम यहाँ से पहुँचे जी R3 पे। R3 पे ये हो रहा है कि देखें, इस लूप का करंट I1 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये जो दूसरी लूप है यहाँ से I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मींस I1 तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से I2 जो है वो इस तरफ आ रहा है। तो हम ये कहते हैं, क्योंकि हम पहली लूप को स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये कह लेते हैं कि चलें I1 ज़्यादा है, I2 के कुछ हिस्से को कैंसिल करता है और रिमेनिंग करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करता जा रहा है। यहाँ से I1 का कुछ हिस्सा I2 को कैंसिल करता है और रिमेनिंग करंट इस तरफ फ़्लो करता है। तो R3 से गुजरने वाला करंट इस केस में I1 माइनस I2 हो जाएगा, क्योंकि I1 इधर है और I2 ऑपोजिट में आ रहा है। तो पावर जो वोल्टेज हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2 R3, और ये भी नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि ये रजिस्टर के अक्रॉस आने वाली वोल्टेज है। यहाँ से जब आएगा तो यहाँ पर अगेन करंट I1 है और जो वोल्टेज हो जाएगी वो I1 R2 हो जाएगी, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। E1 आपके पास 6 है, R1 1 है, R3 2 है, तो R3 की जगह 2 पुट कर लिया, R2 भी आपके पास 1 है, तो ये इक्वेशन बनी। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो I2 विल बी इक्वल टू 2I1 माइनस 3। इसको सॉल्व करने से आपको ये आंसर मिलेगा। अब हम सेकंड लूप पर, अब पहली को ज़रा ब्लॉक कर लिया, इसको ज़रा माइंड में रखेंगे कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई है। अब सेकंड लूप पे अप्लाई करते हैं जी। सेकंड लूप पे जब अप्लाई करते हैं तो अगेन बैटरी से स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी देखें, इसकी EMF E2 है और करंट यूँ क्लॉकवाइज में फ़्लो कर रहा है। अब EMF इसकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये देखने के लिए करंट की डायरेक्शन को देख लेते हैं कि क्या बैटरी के हिसाब से करंट ठीक फ़्लो कर रहा है या अपोजिट में फ़्लो कर रहा है। तो इस बैटरी में देख सकते हैं कि करंट अगर यूँ फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मींस ये बैटरी तो चाहती है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से तो होता है करंट, तो करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करे, लेकिन हमने जो सपोज डायरेक्शन है उसके मुताबिक करंट ऑपोजिट जा रहा है, तो उसकी वोल्टेज को आप नेगेटिव लेंगे, माइनस E2। जब यहाँ से आप देखेंगे तो अब देखेंगे कि इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जो आएगी I2R5 आएगी, और क्योंकि ये ज़ाया कर रहा है तो इसको भी आप नेगेटिव में लेंगे।
इसको एंड पे देखते हैं। इसको आप देखें तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ I2R4, I2 करंट गुजर रहा है R4, तो माइनस I2R4। तो इसके थ्रू जो इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू I2R6, तो ये भी नेगेटिव में। अब इस पे ज़रा आते हैं तो करंट देखें I2 ऐसे फ्लो कर रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन I1 यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है। I2 तो ऊपर जा रहा है, तो हम अब क्योंकि सेकंड लूप में सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहते हैं चलें I2 ज़्यादा है और I1 के कुछ हिस्से को कैंसिल कर रहा है, यानी जितना I1 है उतना करंट कैंसिल कर रहा है और रिमेनिंग करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो R3 से इस लूप को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जो इस R3 से करंट गुजर रहा है दैट इज़ I2 माइनस I1। तो यहाँ पर जो आ जाएगा I2 माइनस I1 R3, ये जो वोल्टेज है इस रजिस्टर पर सेकंड लूप के हिसाब से ये आ जाएगी I2 माइनस I1 इंटू R3, I2 माइनस I1 इंटू R3, और ये भी नेगेटिव में ली गई है। अगेन वैल्यूज़ पुट करते हैं, सब में वैल्यूज़ पुट कर दी। E2 10 है, R6 2 है, R4 1 है, R3 2 है, R5 1 है। ये सारी वैल्यूज़ पुट की, मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अब हमने ये जो एंड पे इक्वेशन 2 आ रही है और ये इक्वेशन 1 है, इसमें I1 और I2 हम निकालना चाह रहे हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं I1 I2 जो हम मालूम करना चाहते हैं अननोन से, और दो ही इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ये काफ़ी हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। हम करते ये हैं कि अभी तक हमने जो चीज़ देखी उसके मुताबिक हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, तो हम I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर ये वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 से I2 की ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें, तो ये चीज़ आ जाएगी I1 माइनस 3 इंटू माइनस 2I1 इंटू 2I1 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करें, ओपन करें, सॉल्व करें, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। 0.8 एम्पेयर I1 आपके पास आ गया 0.8 एम्पेयर। अब आप किसी एक इक्वेशन में I1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। आप 1 में पुट करते हैं या 2 में पुट करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं, यानी I1 की जगह पर यहाँ पर 0.8 पुट करें, तो ये आप सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको आंसर माइनस 1.4 एम्पेयर मिल जाता है। I2 इज़ इक्वल टू माइनस 1.4 एम्पेयर। यानी अब ये माइनस साइन आने का मतलब ये है कि आपने जो ये डायरेक्शन ऐसे सपोज की है ये एक्चुअली ऑपोजिट है, यूँ है, माइनस साइन का ये मतलब है। तो अब हम हर रजिस्टर के थ्रू गुजरने वाला करंट फाइंड आउट करते हैं। देखें यहाँ से R1 से I1 करंट गुज़र रहा है, तो ये करंट हो जाएगा 0.8, क्योंकि I1 की वैल्यू R1 और R2 से I1 करंट ही गुज़र रहा है, तो R1 और R2 से जो करंट्स गुज़र रहे हैं ये दोनों 0.8 एम्पेयर के हैं। इसी तरह R3 से जो करंट गुज़र रहा है ये I1 माइनस I2 है, तो ये एक्चुअली I1 तो ऐसे था, अब I2 भी हमें पता चल गया कि यूँ है, तो दोनों सम हो जाएंगे 0.8 और 1.4। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, 0.8 माइनस 1.4, तो ये 2.2 एम्पेयर करंट आ जाएगा, क्योंकि I1 इसमें ऐसे था, I2 हमने कहा शुरू में कि यूँ है, लेकिन हमें ये रिज़ल्ट से पता चल गया इससे कि ये ऐसे नहीं फ़्लो कर रहा बल्कि ये भी यूँ आ रहा है, यानी R3 से कुछ करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और कुछ करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो दोनों को जमा कर दें सिंपली, तो 2.2 एम्पेयर आ जाएगा। अब R4, R5, R6 इन सब में से I2 करंट फ़्लो कर रहा है जो 1.4 एम्पेयर का है, तो R4 से भी 1.4 गुज़र रहा है, R2 से भी 1.4 गुज़र रहा है और R6 से भी 1.4 एम्पेयर ही करंट गुज़र रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने पावर कैलकुलेट करनी थी कि हर रजिस्टर के थ्रू पावर कितनी डिसिपेट होती है। तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला आपको पता है कि I² R होता है, यानी जितना करंट गुजर रहा है इनटू रेजिस्टेंस।
अब जिस तरह पहला रजिस्टर है R1, इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन है लेट अस सपोज P1 है, तो P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। तो I1 कितना है 0.8 इंटू इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1, तो 0.8 इंटू 0.8 स्क्वायर इंटू 1, 0.8 स्क्वायर इंटू 1 तो 0.64 वाट ये पावर डिसिपेट हो रही है। सिमिलरली P2 हो जाएगा सेकंड रजिस्टर से I1 करंट इसमें से गुजर रहा है, I1 स्क्वायर इंटू R2, वैल्यूज पुट करें 0.64। P3 R3 से जो करंट है वो I1 माइनस I2 है जो आपने निकाला 2.2 एम्पेयर है, यानी 2.2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2.2 स्क्वायर इंटू 2 9.68 वाट। सिमिलरली P4 I1 स्क्वायर इंटू R4, वैल्यूज पुट की 1.96 वाट। इसी तरह R5 से जो पावर डिसिपेट हो रही है ये R5 से 1 ओम का है और उसमें से I2 करंट गुजर रहा है, वैल्यूज पुट करें 1.96। इसी तरह P6 जो है इसमें भी आप I2 और R6 की वैल्यूज पुट करें तो 1.4 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 3.92 वाट। तो ये आपने हर रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होने वाली पावर्स भी कैलकुलेट कर ली और करंट भी हर रजिस्टर से पास होने वाला आपने मालूम कर लिया। कल इंशाल्लाह हम व्हीटस्टोन ब्रिज को देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।